विकास यात्रा 14 अप्रैल दिन गुरुवार से धमतरी जिले के ग्राम बोर्डा से प्रारंभ हुई है। वह परिवर्तन यात्रा आज दिनांक 28 अप्रैल दिन गुरुवार को आज आपके ग्राम खैरा में पहुंची है और समस्त ग्रामवासियों से अपील है, निवेदन है, यह सामाजिक परिवर्तन यात्रा जो आपके ग्राम में आज आई है वह समाज को आज सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इस पर यह आंदोलन, हक अधिकार आंदोलन जो प्रारंभ हुई है उसको जहां तक हमारी आवाज जा रही हो कृपया कष्ट करके इन बातों को सुनने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप सबको पता है हमारे देश के अंदर में आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र के पहले हमारे देश में राजतंत्र की व्यवस्थाएं थी। राजतंत्र में हम इस देश के मूल निवासी वर्गों को एक वर्ग के नाम से जाना जाता था और वर्ग के साथ साथ में एक अछूत, एक छछूत, इस तरह से चतुर्वर्ण व्यवस्थाओं का निर्माण थी। उस समय एक वर्ग ब्राह्मण, उसको 100% आरक्षण था पूजा पाठ और पढ़ने का और पढ़ाने का। उसी क्रम में क्षत्रिय को राजपाट करने का अधिकार, 100% आरक्षण। उसी क्रम में वैश्य बनिया को धन संचय और व्यापार करने का 100% आरक्षण थी। और चौथा वर्ग का नाम था, वर्ण का नाम था, वह वर्ण का नाम था शूद्र, जो शूद्र वर्गों को निस्वार्थ भाव से ऊपर के तीनों वर्गों का सेवा, अर्थात ये भी 100% आरक्षण की व्यवस्थाएं थी। कल्पना करिए उस जमाने में हमारे समाज के हाथ में न शिक्षा थी, न हम शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, न धन संचय कर सकते थे, न हम राजपाट में हिस्सेदारी ले सकते थे। उस स्थिति में हमारा समाज पशु से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर था। साथियों, 1931 में हम पिछड़ी जाति समुदाय का भी जाति आधारित जनगणना हुई और साइमन कमीशन के माध्यम से हमारी मनुष्य के रूप में पहचान हुई। जब हमारी मनुष्य के रूप में पहचान हुई तो जो इस देश के अंदर में उच्च जाति के सभी प्रकार से सेवा करते थे उनकी जाति इस देश के अंदर में 3743 जातियां निकली और जिन्हें हम आज आदिवासी कहते हैं वो अनादि काल से जंगलों में निवास करते थे। उनकी जो है सर्वे हुई तब पता चला कि उनकी जाति लगभग देश भर में 750 जातियां निकली और जिन्हें हम आज अनुसूचित जाति कहते हैं उनकी जातियों की जब सर्वे हुई तो उनकी जाति 1500 निकली। इस प्रकार से 6743 जातियां इस देश में चतुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र कैटेगरी की रही और यह समाज पशु से भी बदतर जीवन यापन करने पर मजबूर थी। जब ये तीन वर्ग का जो सेवा कर रहे थे जिन्हें आज हम पिछड़ी जाति कहते हैं, वो उनकी जाति की सर्वे हुई तो 3743 जातियां निकली और उनकी जनसंख्या की सर्वे हुई तब उस समय 1931 में हमारी 52% आबादी इस देश के अंदर में रही। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि इस देश के अंदर में लोकतंत्र आई 1950 में और हमारे समाज को संवैधानिक अधिकारों के लिए संविधान में हमें अधिकार तो प्राप्त हुआ, लेकिन उस समय हमारे समाज के लोगों को कहा गया कि एलडी चौरसिया और छोटू राम जी को देश के अंदर में लंदन से भेजा गया कि पिछड़ी जाति समुदाय का जनसंख्या के हिसाब से 52% तो नजर आता है और जाति के दृष्टि से यह समाज बिखरा हुआ है और बिखरे हुए के कारण यह समाज अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है, इसलिए वह समाज का प्रतिनिधित्व के लिए बुलाया जाए। जब इंग्लैंड से लोगों को भेजा गया हमारे भारत देश के अंदर में, तब हमारी पिछड़ी जाति के लोगों को कहा गया कि आए पिछड़ी जाति के लोगों,
इस देश के अंदर में तुम पिछड़ी जाति के लोग 100 में 52% निवास करते हो और जाति के दृष्टि से तुम लोग 3743 जाति के लोग हो। इसलिए इस देश के अंदर में शासन और प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपको अपने समाज का नेतृत्व करना है। तब हमारे समाज के कुछ लोगों ने कहा कि हम अपने बच्चों को कलेक्टर कमिश्नर नहीं बनाना चाहते और न ही हमें विधायक सांसद बनना है, ये अंबेडकर जो है हमें नीची जाति का बनाना चाहता है। इस तरह से हमारे समाज के लोगों ने उनका विरोध करते हुए जूते का हाथ पहना करके भगा दिए। दोस्तों, भारत देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, उसमें सबसे पहले ये बात उल्लेख हुई कि इस देश के पिछड़ी जाति समाज को आज अपने अधिकार की बातें समझ नहीं आई, लेकिन जिस समय यह समाज के लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अपने अधिकारों के लिए सजग हो करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करके इस देश के अंदर में 52% हिस्सेदारी ले सकते हैं। साथियों, ये बातें लंबे समय तक चली। 1989 में उसी दरमियान अनुसूचित जाति समाज के लिए 342 और अनुसूचित जनजाति के लिए 341 की धारा बनी। आदिवासी अनुसूचित जाति समाज अपने प्रतिनिधित्व, अपने भागीदारी के लिए समर्थन तो जाहिर किया, इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति समाज को इस देश के अंदर में शासन और प्रशासन में, राजनीति में और नौकरी में भागीदारी सुनिश्चित हुई। लेकिन ये इस देश के अंदर में हम पिछड़ी जाति समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों से दूर रहना पड़ गया। दोस्तों, 1989 में मंडल कमीशन आई और मंडल कमीशन ने ये बात रखा, इस देश के अंदर में बात चली कि इस देश के अंदर में लोकतंत्र है और पिछड़ी जाति समुदाय लोकतंत्र के हिसाब से उन्हें सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, व्यवसाय में, उद्योग में और राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिली और इनके हिस्सेदारी पर सामान्य वर्ग के लोग चुन करके जाते हैं। उस स्थिति में इस देश के अंदर में राजतंत्र आज भी बरकरार दिखता है, नजर आता है। उस स्थिति में काफी विवाद हुई, तब जाकर के मंडल कमीशन का निर्माण हुआ। मंडल कमीशन ने कहा कि इस देश के अंदर में पिछड़ी जाति समुदाय 100 में 52% है, तो 100 में 52% होने के बाद इसको जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 340 के आधार पर 100 कलेक्टर कमिश्नर जो बनता है उसमें 52 पिछड़ी जाति का बनना चाहिए। 100 एसपी डीएसपी तहसीलदार थानेदार बनते हैं, विधायक सांसद बनते हैं, तो 52 पिछड़ी जाति का बनना चाहिए। ये बातें 1931 में जो खुली थी वह 1989 में पुनः खुली, परंतु साथियों उस समय सामान्य वर्गों के द्वारा इस समाज के विरुद्ध में, पिछड़ी जाति समाज के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई कि इस देश के अंदर में पिछड़ी जाति समुदाय जो देश के अंदर में 52% है और संविधान के आर्टिकल 340 के आधार पर इन्हें 52% हिस्सेदारी मिलती है, तो सामान्य वर्गों का अस्तित्व देश के अंदर में समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने राजतंत्र को बरकरार रखने के लिए उन्होंने याचिका लगाई, याचिका स्वीकार हुई और उसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि भाई इस देश के अंदर में 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकती। बड़ा ही सोचने का विषय है। इस देश के अंदर में पिछड़ा वर्ग समाज के विरुद्ध में शुरू से सौतेला व्यवहार उन वर्गों का रहा। उसी स्थिति में सामान्य वर्गों का ये जो हमारी पिछड़ी जाति के 52% पर जो मोहर लगनी थी उसमें 50% से अधिक आरक्षण व्यवस्था नहीं हो सकती। साथियों, अब हम चलें अपने छत्तीसगढ़ की ओर। तब छत्तीसगढ़ के अंदर में हम पिछड़ी जाति समुदाय इस प्रदेश में लगभग 53% निवास करते हैं, 53% वाले, और आदिवासी समाज इस प्रदेश के अंदर में 32% है और अनुसूचित जाति 12%। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का 12 और 32 44% SC/ST समाज को रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। और उसी क्रम में हम पिछड़ी जाति समुदाय को 50% में मात्र 6% हम पिछड़ी जाति को प्रतिनिधित्व मिलता है। कल्पना करिए, जनसंख्या के दृष्टि से हम
53% छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और शासन और प्रशासन में भागीदारी की बात आती है तो मात्र 6%। और यह जो 50% आरक्षण सामान्य वर्गों के नाम पर है, जिसमें आप लोगों को ज्ञात होगी आज से 5 साल पहले केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने की, और जैसे ही घोषणा हुई और उनकी नियुक्ति तत्काल चालू हो गई। कल्पना करिए, जिस प्रदेश के अंदर में 1% सामान्य वर्गों की जनसंख्या और गरीब सवर्णों के नाम पर उन्हें 10% आरक्षण मिलती है, और आज वर्तमान में उसी वर्ग को 40% और सामान्य कैटेगरी के नाम पर जो लाभ मिलता है, इस तरह से 1% जनसंख्या वालों को 50% सरकारी नौकरियों में, राजनीति में, व्यापार में, उद्योग में उनको भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। परंतु छत्तीसगढ़ सहित में हमारे समाज के लोगों ने इस पर कभी चिंतन मनन नहीं किया कि हमारे समाज के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में इन्हें सरकारी नौकरी, उद्योग, व्यापार, शिक्षा में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलता। और तो और हमारे समाज के लोगों को यह बताया गया कि सरकारों के द्वारा जो तुम्हें राशन मिल रहा है, स्कूलें प्राप्त है, वह और उससे आगे सरकार क्या करेगा। साथियों, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जहां पर मनुष्य लोग निवास करते हैं वहां पर स्कूल, पानी, अस्पताल, ये जो विभिन्न जो मूलभूत आवश्यकता की चीज है ये सरकारों को देना होगा। और तो और उसमें व्यवस्था है कि जहां मनुष्य लोग निवास करते हैं वहां पर उनके लिए राशन भी सरकार को स्वयं देना होगा। ये क्यों? क्योंकि हम लोकतंत्र में सरकार को टैक्स के रूप में जो भी हम सामान लेते हैं, मोबाइल लें, कपड़ा लें, माचिस लें या साबुन लें, उसमें 50% सरकार को टैक्स हमारे द्वारा जाती है, उससे सरकारें चलती है। और उसी से यह देश के अंदर, प्रदेश के अंदर में स्कूल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, ये विभिन्न जो चीजें हैं, पानी की व्यवस्था, ये सारी चीजें और राशन की व्यवस्था सरकारों के द्वारा की जाती है। इससे हमारा समाज देश के अंदर में मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकता। इसलिए इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर ये बातें लोगों तक समझ में नहीं आई और लोकतंत्र के संदर्भ में हमारे समाज में कभी चर्चा नहीं हुई। आप लोग को ज्ञात होगी, अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में हम और देश के अंदर में अभी 2015 और 16 में हमारे पिछड़ी जाति के 314 बच्चे लोक सेवा आयोग के परीक्षा में टॉपर हुए। उनको आईएएस अधिकारी के तौर पर नियुक्ति करना मात्र बचा था, जिसमें सामान्य वर्गों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 314 बच्चे ओबीसी के, पिछड़ा वर्ग समाज के अगर एक साथ कलेक्टर बनेंगे तो सामान्य वर्गों का अस्तित्व खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी भी हाल में इन पिछड़ी जाति के बच्चों को आईएएस अधिकारी बनने से रोकना होगा। तब केंद्र सरकार ने एक कानून पास कराया और अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के ऊपर में क्रीमी लेयर कानून ला करके थोपा गया और ये कहा गया कि तुम पिछड़ी जातियों को ये संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 340 का लाभ नहीं मिल सकता। पूछा गया क्यों नहीं मिल सकता, तब बताया गया कि तुम्हारे पिता के पास में आय से अधिक संपत्ति है, तुम्हारे घर में 8 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, और तो और तुम्हारे पिताजी या तो सरकारी मुलाजिम है, या तो चपरासी है, या तो टीचर है, या तो किसी पर जगह पर सरकारी नौकरी में कलर के बाबू है, ये बताया गया। इसलिए तुम्हारे पास में लगभग 6 से 7 लाख 8 लाख रुपया आय बनती है, इसलिए तुम्हें क्रीमी लेयर के श्रेणी में आते हो और तुम्हें कलेक्टर बनाने से निरस्त की जाती है। यह बातें इस देश के अंदर में बड़े पैमाने पर टीवी पर और पेपरों पे छपी रही, दिखाता गया, लेकिन इस संदर्भ में हमारे समाज के लोगों के द्वारा कभी चिंतन मनन नहीं की गई। साथियों, और तो और वहां पर जो 314 बच्चे लोक सेवा आयोग का परीक्षा दिलाए थे, उसमें से लगभग 40 बच्चे आज देश के अंदर में आत्महत्या करके खत्म हुए। और मैं स्वयं साहू समाज से बिलोंग करता हूं, मेरे जाति के लोग 7 बच्चे आज तक आत्महत्या करके खत्म हो चुके हैं। लेकिन इस पर्पस में हमारे देश और प्रदेश के अंदर में, हमारे समाज में कभी चिंतन करने का कार्य नहीं किया गया। 314 बच्चे जो लोक सेवा आयोग का परीक्षा दिलाए थे, उसके जगह पर सामान्य वर्गों को बगैर परीक्षा दिलाए लोक सेवा आयोग का सामान्य कोटे में भरा गया।
साथियों, यह हमारे साथ में सरकारों का सौतेला व्यवहार बहुत ही दुर्भाग्यजनक रही लोकतंत्र के विरोध में। आप लोगों को ज्ञात होगी, अभी वर्तमान 2019 में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हम पिछड़ी जाति समुदाय को 27% आरक्षण देने का घोषणा किया गया था। आप सब जान रहे हैं 15 अगस्त 2019 को पिछड़ा वर्ग समाज को 27%, जैसे ही सरकारी नौकरियों में और अन्य विभागों में जब रिजर्वेशन की घोषणा हुई तो छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्गों के द्वारा 22 अगस्त को अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का पुतला दहन की गई। और पुतला दहन तो किए, उसमें 21 याचिका हाई कोर्ट में हम पिछड़ी जाति समुदाय के विरोध में याचिका लगाई गई। और उसी दरमियान हमें इस बात की जानकारी मिली कि साहू जी, छत्तीसगढ़ के अंदर में पिछड़ी जाति समुदाय 64 जातियां हैं, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ ओबीसी समाज निवास करता है। उसमें सामान्य वर्गों के द्वारा पिछड़ा वर्ग समाज के अधिकारों का विरोध की जा रही है। इस पर आपका क्या ख्याल है? मैंने फिर संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ के अंदर में सभी संभागों में एक आवश्यक बैठक बुलाया और संभाग के सहित में जिले स्तर में बैठक बुलाए और बैठक बुला करके समाज के बीच में ये बात को रखने का कार्य किया। जैसे ही ये चल ही रही थी कि 15 सितंबर 2019 को सामान्य वर्गों के द्वारा रायपुर में पुनः अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का पुतला दहन कर 20 याचिका हमारे विरोध में और लगाया गया। साथियों, जो बच्चे अपने मां के कोख से जन्म नहीं लिया है और जो बच्चे इस धरती में आजकल जन्म लिए हैं, जो बच्चे हमारे समाज के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, जो बच्चे हमारे स्कूल से उच्च शिक्षा प्राप्त करके बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं, उसके विरुद्ध में सामान्य वर्गों का इस तरह से बर्ताव ये लोकतंत्र के घोर विरोध में नजर आते हैं। परंतु यह समाज के अंदर में किसी भी प्रकार की हलचल पैदा नहीं हुई, जबकि हमारा मानना है कि इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में हम पिछड़ी जाति समुदाय के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके लगभग 25 लाख बच्चे बेरोजगारी की मार को झेल रहे हैं। दोस्तों, 22 सितंबर के बाद में 15 सितंबर के बाद में मैंने तत्काल निर्णय लिया कि ऐसे में काम नहीं बनेगी और 22 सितंबर को रायपुर के सामुदायिक भवन है भामाशाह छात्रावास, उसको मैंने बुक करके तत्काल अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के सामाजिक पदाधिकारियों को आमंत्रित करके मैंने सेमिनार का आयोजन किया। हमने विषय दिया था कि हम पिछड़ी जाति के लोगों ने सामान्य वर्गों के गरीब सवर्ण के नाम पर सरकार के द्वारा 10% आरक्षण का घोषणा किया। हमने कभी उसका विरोध नहीं किया, ना ही तो हम सामान्य वर्गों का पुतला दहन किया हमारे समाज ने। लेकिन जैसे ही साहू समाज, कला समाज, कोष्टा समाज, ध्रुवी समाज, कुर्मी समाज, नाव समाज के बच्चों को 27% माने उनके हिस्से से भी आधा उनको जो है अधिकार देने की बात आई, तो हमारे समाज का जगह जगह पुतला दहन कर याचिका दायर किया गया। ये तो हमारे साथ में लोकतंत्र के साथ में ये लोग खिलावा करने का कार्य कर रहे हैं। इस पर मैंने सेमिनार रखा और समाज के मुखियाओं से हमने पूछा कि आप लोग समाज के पदाधिकारी गण हैं और जब हमारे समाज का पुतला दहन किया गया तब आप लोगों ने मौन स्वीकृति कैसे प्रदान किया, जिस वजह से आज हमारे समाज का पुतला दहन किया गया। और मैंने उन लोगों से कहा कि जिस दिन मैं छत्तीसगढ़ को बंद कराने का निर्णय लूंगा तो क्या आप लोग मुझे सहमति दोगे? साथियों, हमारे समाज के पदाधिकारियों ने कहा ठीक है साहू जी, आपके कार्य में हम सहयोग प्रदान करेंगे। तब मैंने 13 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया कि हम छत्तीसगढ़ के अंदर में पिछड़ी जाति समुदाय 53% है और 27% आरक्षण हमारे समाज को आज 70 साल बाद में ही सही, लेकिन आधा पेड़ भी मिल रहा है, वो मिल जाए, उसके बाद हम 25% के लिए और संघर्ष करके ले लेंगे। साथियों, मैंने 13 नवंबर छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान अपील तो किया, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जा करके बैठकें लेना चालू किया, सोशल मीडिया पर आह्वान किया और प्रिंट मीडिया पर भी अपील किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह समाज को अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होने की वजह से अपनी भूमिका आंदोलन में ढंग से नहीं निभा पाए। मैंने जानने का प्रयास किया कि यह समाज के लोग क्यों इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होने की वजह से ये शामिल नहीं हो पाए। फिर जानने का प्रयास किया कि यह समाज के लोग बड़े पैमाने पर
बड़े बड़े रैलियों में जाते हैं राजनीतिक मंचों के और धर्म के मंचों पर, तो एक तो धर्म के मंच पर जाते हैं, उस स्थिति में या तो हिंदू मुस्लिम की बातें होती है, और राजनीतिक मंच पे जाते हैं तो हम एक गांव के, एक आजू बाजू पड़ोसी भी होते हैं, एक परिवार के भी होते हैं, तो ये कांग्रेसी और ये भाजपाई आपस में लड़ने के लिए वहां पर जाते हैं, लेकिन हमारे समाज को एवज में कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि हमारा परिवार और टूट जाता है। और छत्तीसगढ़ के अंदर में जो 1% जनसंख्या वाले हैं, शासन और प्रशासन में काबिज कर लेते हैं। और तो और हमें देखने को मिला, बड़े बड़े रैलियों में जाते हैं और रैलियों में जाने के बाद यही बच्चे वहां पर शराब की लत से लथपथ होकर के शराब की नदी में डूब कर आते हैं, तो आपस में घर परिवार में आने के बाद में भी काफी विवाद खड़े करते हैं। इस तरह से हमारे परिवार की सुख शांति खत्म हो जाती है और हमारा समाज आज भी अपने आप को बहुत बड़ा जागरूक समझता है, जबकि जागरूक होने का तात्पर्य होना चाहिए था कि अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर के इस जीवन को मानव जीवन की तरह जी करके सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का ये भोग करते और इस जीवन को अच्छे सुखी जीवन जीते, तो मरने के बाद में भी स्वर्ग प्राप्ति होगी, तो हमारा जीवन सफल होगा। यह जीवन सार है, लेकिन इस जीवन का तथ्य को हमारा समाज नहीं समझ सका। हमारा समाज कर्म कांड में उलझा रहा और इस जीवन के बाद में मरने के बाद स्वर्ग जाने की तैयारी में हमेशा लगा रहा। ऐसे स्थिति में हमारे समाज के लिए लोकतंत्र अभिशाप नजर आ रही है। जिस संविधान ने हमें जानवर से इंसान की तरह जीने का अधिकार दिया, वह समाज और संविधान के एक पन्ना को भी पढ़ने का कष्ट नहीं किया। ऐसी स्थिति में हमारे देश के अंदर में लोकतंत्र खतरे में नजर आती है। और तो और साथियों, इस स्थिति को देखते हुए 22 सितंबर को हमने ये सेमिनार रखा और 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। हमने उसी दिन घोषणा कर दिया था कि अगर हम मजबूती के साथ इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो 27% आरक्षण को हम 15 दिन में खो जाएंगे। बात वही हुई वहां पर बातें कि 3 तारीख को यानी 18 दिन में ही यह समाज का आरक्षण पर स्टे लग गई। कल्पना करिए, लोकतंत्र में भारत का संविधान आर्टिकल 340 हम पिछड़ी जाति समुदाय का वकालत करता है, लेकिन हमारे समाज के अंदर में आज लोकतंत्र का अभाव है। जबकि हमारा मानना है कि जिस प्रकार से हमारी समाज की रोटी और बेटी की बैठक होती है, उसी प्रकार से गांव-गांव में यह निर्णय लेना चाहिए सामाजिक पदाधिकारियों को कि किसके किसके घर में कितने बच्चे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कितने किसके घर के बच्चे आगे निकले हैं और किसके घर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके आज गरीबी बेरोजगारी की मार को झेल रहे हैं। तब विधायक और सांसद को बुलाने से पहले उनको संविधान की जानकारी होनी चाहिए, और जब संविधान की जानकारी होगी कि भाई विधायक और सांसद का कार्य क्या होता है, तो उनका कार्य होता है कि वह जो समाज उसको चुन करके भेजा है, उस समाज की जो समस्या है, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे उनके पास नौकरी की समस्या हो, चाहे उद्योग की समस्या हो या अंधविश्वास की समस्या हो, जो भी समस्याएं हैं उसको संसद के पटल पर और विधानसभा के पटल पर रखने का कार्य वह विधायक और सांसदों का होता है। इस बात की जानकारी होगी समाज को, तो विधायक और सांसद को बुला करके पूछता है समाज कि आपका काम हमारे समाज का नेतृत्व करने का था, और जब आप चुन करके गए हो तो आपने हमारे समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हो। लेकिन यह समाज को ये बात की जानकारी नहीं होती, और इसको नहीं होती समाज को, तो समाज के सांसद और विधायक को भी इस बात की जानकारी नहीं होती कि उसे किस बात के लिए विधानसभा और लोकसभा में चुन करके भेजा गया है। मेरे को ऐसा लगता है लोकतंत्र में भी हमारे जनप्रतिनिधि वहां पर एक सील मोहर की तरह उपयोग सामान्य वर्गों के द्वारा किया जाता है, और तो और जो चुनाव के दरमियान लाखों करोड़ों रुपया जो खर्च होता है, इस समाज में शराब की नदियां बहाई जाती है, पैसे की नदियां बहाई जाती है, कपड़े बांटा जाता है, मुर्गा भात खिलाया जाता है, वह सामान्य वर्गों के व उद्योगपतियों का वो धन होता है, जिससे हमारा समाज को ये जो है नशे की हालत में लूट करके ले जाते हैं। इसलिए हमारा देश के अंदर में हमें पिछड़ी जाति कहा जाता है। इसलिए आओ हम सब मिलकर के इस विचार यात्रा आंदोलन में, जन आंदोलन में, भारत देश के अंदर में मानवता के जन्मदाता, सामाजिक परिवर्तन चक्र चलाने वाले संत माता कर्मा, सदगुरु कबीर, संत गाडगे जी, ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्री फूले, जिजाऊ माता, शिवाजी महाराज,
पेरियार रामास्वामी, भीमराव अंबेडकर, साहू जी महाराज, कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललन सिंह यादव, गुरु घासीदास बाबा, बीपी मंडल, बिरसा मुंडा, यह समाज को हजारों सालों से जो गुलाम था चतुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर, उस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, पिछड़ा हुआ समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले ऐसे संत गुरु एवं महापुरुषों के विचारों के आंदोलन को हम लोग जान करके आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। यही मैं आज खैरा के निवासियों से अपील निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर में हम पिछड़ी जाति 53% है और यह जन आंदोलन को जिस उम्र में हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए संघर्ष करना चाहिए, वह जो समाज के बच्चे आज धर्म की दंगा करने में और हिंदू मुस्लिम की दंगा करने में या तो फिर कांग्रेस और भाजपाई होने का हम गन से झेलते हैं और आपस में भाई एक दूसरे के साथ में लड़ते रहते हैं और ऐसा ही हमारा जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आओ साथियों, लोकतंत्र के साथ जुड़े और संविधान के आर्टिकल 340 को अपने एंड्रॉइड मोबाइल से सर्च कर करके देखिए कि आप अपने पिता के संपत्ति में जिस तरह से अधिकार लेते हैं तब आपका जीवन भविष्य में सुखमय होता है और जब आपके पिता के संपत्ति से आप हिस्सेदारी नहीं लोगे तो आपका पूरा जीवन एक झोपड़ी बनाने में कट जाएगी और आपके बच्चों के साथ में नाना प्रकार का अन्याय अत्याचार होता रहेगा। इसलिए लोकतंत्र में हम अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करेंगे तो हमारे साथ में किसी भी प्रकार के अन्याय अत्याचार ऑटोमेटिक खुद ब खुद दूर होती नजर आएगी। यही आशा अपेक्षा आप खैरा के निवासियों से मैं करना चाहता हूं और आगामी जब कभी भी जन आंदोलन की तैयारी और धमतरी जिले में प्रशिक्षण की तैयारी की जाएगी तो आप लोग विशेष करके पढ़े लिखे युवा विद्यार्थी साथियों, बेरोजगार साथियों से मैं अपील करना चाहूंगा उस समय आप लोग अपना सहयोग प्रदान करके उस कैडर कैंप में शामिल होने का कष्ट करेंगे ताकि हम अपने अधिकार और अपने इतिहास से रूबरू परिचित हो करके हम अपने भविष्य को सुखमय बना सके। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, सारे ओबीसी एक समान। जब जब ओबीसी बोला है राज सिंहासन डोला है। दोस्तों, हम पिछड़ी जाति में जन्मे संत माता कर्मा, सदगुरु कबीर, संत गाडगे जी, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री फूले, जिजाऊ माता, शिवाजी महाराज, पेरियार डॉक्टर अंबेडकर, साहू महाराज, कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव कुशवाहा, ललन सिंह यादव, गुरु घासीदास, बीपी मंडल, बिरसा मुंडा ने जब जब बोला है तब जो है इस देश के अंदर में राज सिंहासन डोला है। इसलिए आप लोगों को भी अपने समाज के साथ अन्याय अत्याचार के विरोध में आपको खड़ा होना होगा, आवाज उठाना होगा। यही अपेक्षा इस समाज के वंचित समाज से मैं करना चाहता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज की